कर रहे हैं एम्पियर्स लॉ। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलाम्स लॉ पढ़ा था। कूलाम्स लॉ से हम क्या करते थे, किन्हीं दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात करते थे और उससे विद्युत क्षेत्र का मान भी ज्ञात करते थे। अब जब विधि थोड़ी लेंदी हो जाती थी तो उसके शॉर्ट रूप में हमने गॉस लॉ आपने पढ़ा था। तो इसका मतलब जो कूलम्स लॉ था उसका अल्टरनेटिव क्या था, गॉस लॉ। बिल्कुल उसी तरह हमारा जो टॉपिक चल रहा है इसमें बायो-सावर्ट्स लॉ का जो अल्टरनेटिव है वो एम्पियर्स लॉ है। तो एम्पियर्स लॉ में आपको समझाऊं उससे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक शब्द आएगा इसमें, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। क्योंकि एम्पियर्स लॉ तो वो है जो सीधे सीधे एम्पियर्स ने बताया था और उसको हम बिल्कुल एज इट इज लिखना पड़ेगा, बिल्कुल वही भाषा में याद रखनी पड़ेगी। तो उसमें सबसे पहला जो शब्द आएगा चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। तो सबसे पहले आप यही जानना चाहोगे कि सर ये चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन होता क्या है। तो देखिए, मान लेते हैं कोई चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें दो बिंदु में ले लेता हूं P और Q। चलो एक P यहां ले लेता हूं और Q यहां ले लेता हूं, और इसके ये जो दो पॉइंट लिए मैंने, इन दोनों के बीच का एक पथ है, जैसे ये मैं ले लिया और इसमें एक और पॉइंट मान लेता हूं C। इसका मतलब मैंने क्या किया भाई, कोई चुंबकीय क्षेत्र है यहां, इसमें दो पॉइंट लिए P और Q के बीच का जो पथ है PCQ मैंने मान लिया। अब इस पथ को हम सुविधा के लिए छोटे छोटे अल्पांशों में विभक्त मान सकते हैं। जैसे यहां मैंने अल्पांश ले लिया dl1, इसी तरह यहां ले लिया dl2, इसी तरह यहां dl3 डॉट डॉट, ऐसे ही छोटे छोटे, ये इनफाइनाइटली स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे छोटे अल्पांश ले लिए। अब आप कहें सर ये अल्पांश क्यों? अरे भाई मैंने अभी बताया ना, ये बायो-सावर्ट लॉ का अल्टरनेटिव है। बायो-सावर्ट नियम जब हम लगाने में थोड़ी असुविधा महसूस करें या ऐसा लगे बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाती है, तो इस एम्पियर लॉ से बिल्कुल शॉर्ट में हम किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, ये मैंने इस पथ को छोटे छोटे अल्पांशों में व्यक्त कर लिया। अब इन धारावाही जो अल्पांश हैं dl1, dl2, dl3 ऐसे ही सो ऑन, तो इनके कारण जो संगत चुंबकीय क्षेत्र हैं उनको भी मैंने मान लिया। जैसे यहां मान लिया B1 मान लिया, ये कोई B2 है, इसी तरह ये B3 है, और हम ज्ञात कर सकते हैं अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इन अल्पांशों के संगत ज्ञात कर सकते हैं। ये बात समझ में आई ना? अब क्या करें हम, तो देखिए कि किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान और उसके संगत जो अल्पांश है, या दूसरे शब्दों में कहें कि अल्पांश और उसके संगत चुंबकीय क्षेत्र का अगर मैं क्या करूं, अदिश गुणनफल करूं, तो आप किस तरह से लिखेंगे भाई? जैसे किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B है और जिसके कारण ये उत्पन्न हुआ है वो अल्पांश dl है, और इनका मैं अदिश गुणनफल अर्थात डॉट प्रोडक्ट करूं और उन सब का योग करूं, तो ये क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। बात नहीं आई समझ में? दोबारा से सुन लीजिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई चुंबकीय क्षेत्र लिया भाई, थोड़ा सा ये देखिए आनंददायक चीज नहीं है, समझने में थोड़ी आपको परेशानी होगी, आप दोबारा से इसको ढंग से सुन लीजिए। देखिए कोई चुंबकीय क्षेत्र है मान लिया, इसमें दो बिंदु में ले लेता हूं P और Q। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच का पथ PCQ में लेता हूं और उस PCQ पथ को छोटे छोटे अल्पांशों से विभक्त मान लेता हूं, और उनके संगत चुंबकीय क्षेत्र के मान B1, B2, B3 ये भी मैंने मान लिए। अब अल्पांश और उसके संगत चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है उनका अदिश गुणनफल लिया जाए और उन सबको जोड़ा जाए इस पथ के अनुदिश। तो वो क्या, जोड़ने के लिए या तो सिग्मा लगाइए या इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाइए। जैसे या तो ऐसे लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा P2Q B डॉट dl। आप कहेंगे ये किसके बराबर है सर? अरे ऐसे लिख सकते हैं भाई इसको कि B1 डॉट dl1 प्लस B2 dl2 प्लस B3 डॉट dl3। तो बात वही हुई ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो होता है ये क्या कहलाता है भाई? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। आप अब एक बात और ध्यान से सुन लीजिए भाई, कि अगर सोचो इस बात को,
अगर प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही हो तो ये कब होगा, ये स्थिति कब होगी भाई, जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है और यहां से चले और हम यहीं आ जाएं तभी तो होगा। प्रारंभिक बिंदु ये और घूमते घूमते इस तरह से हम आगे और अंतिम बिंदु भी ये, तो ये अब क्या कहलाएगा, बंद पथ। ठीक है, तो इस स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन है वो क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण। बात आई समझ में। तो देखिए इन सब को आप रट लीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण ये क्या होता है भाई, बंद लूप कहें या पास कहें एक ही बात है, बंद लूप में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। तो ये आशा है आपको थोड़ी सी समझ में आ गई होगी, क्योंकि देखिए ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको ना चाहते हुए हमें पढ़ना पड़ता है। और मेरी वीडियो की अब तक आपने एक विशेषता देखी होगी, थोड़े लंबे हो जाते हैं समझाने की दृष्टि से, इसलिए वही व्यक्ति मेरे वीडियो को देखें जो शुरू से और अंत तक लगातार इसको देख सकें, क्योंकि पूरी बात समझने के लिए तो भाई धैर्य की तो जरूरत होती है। अब मैं एम्पियर्स लॉ आपको ढंग से समझाने का प्रयास करता हूं। तो देखिए अब एम्पियर्स लॉ, चुंबकीय क्षेत्र का किसी बंद पथ के अनुदिश रेखीय समाकलन उस बंद पथ से गुजरने वाली समस्त धाराओं के बीजगणितीय योग और म्यू नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। एक बार और पढ़ लीजिए आप कि चुंबकीय क्षेत्र का किसी काल्पनिक बंद पथ के अनुदिश रेखीय समाकलन उस बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र से गुजरने वाली सभी धाराओं के बीजगणितीय योग तथा म्यू नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। इसे एम्पियर का परिक्रमीय नियम भी कहते हैं। तो देखिए जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र का किसी काल्पनिक बंद पथ के अनुदिश, तो देखिए एम्पियर्स का जो नियम लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई एक काल्पनिक आपको पथ चूज करना पड़ेगा। जैसे वहां आप गॉस नियम लगाने के लिए गाउसियन सरफेस चुनते थे ना, वो चाहे गोलीय रूप में चुनते थे या बेलनाकार रूप में चुनते थे। तो यहां ध्यान रखना इसमें अंतर है थोड़ा, यहां आप गोलीय के रूप में नहीं चुनेंगे, ज्यादातर जो पथ चुनते हैं हम वो वृत्ताकार चुनते हैं। यहाँ देखिए अब मैं इसको गणितीय रूप में कैसे व्यक्त करते हैं वो बता देता हूं। बंद पास के लिए आपको पता है क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो सिग्मा आई। तो समझ में आ गया ना। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र का काल्पनिक बंद पथ के अनुदिश ये रेखीय समाकलन है, वो किसके बराबर होता है, उस बंद पथ से गुजरने वाली समस्त धाराओं के योग और म्यू नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। अब देखो मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूं कि एम्पियर्स लॉ लगाते कैसे हैं, थोड़ा सा धैर्य रखें। देखिए कोई चालक है, मान लेता हूं ये कोई चालक है, जैसे ये चालक है, इसमें आई मान की धारा प्रवाहित हो रही है। अब हम जानते हैं कि इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होगा जो भिन्न भिन्न दूरियों पे अलग अलग होगा और क्या होगा, जो संकेंद्रीय वृत्त हैं उनके रूप में। जैसे ये कोई चालक है, ये चालक है, अब इसमें मान लीजिए आई धारा प्रवाहित नीचे से ऊपर की ओर हो रही है। तो आप जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालते हैं, दाहिने हाथ के अंगूठा नियम से। अंगूठा धारा की दिशा में और जिस दिशा में अंगुलियां मुड़ती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो मान लेते हैं जैसे ये चालक है, इसमें नीचे से ऊपर की ओर धारा प्रवाहित हो रही है और मुझे 1 सेंटीमीटर दूर या 2 सेंटीमीटर दूर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो जैसे ये हुआ भाई, अब ये इसका मान लीजिए केंद्र मान लेता हूं, ये अक्षर नहीं इसका, तो इसके चारों ओर ये जो घेरा आपको दिख रहा है इस तरह से, देखिए ये 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो इस घेरे पर क्योंकि भाई चालक यहां है, अब इसका ये घेरा अर्थात इसकी त्रिज्या कितनी है हर जगह, 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर जितनी भी है। तो इस घेरे पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हर जगह का क्या रहेगा, समान। अगर 3 सेंटीमीटर दूर रखें तो इसके चारों ओर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच देंगे इस तरह से, उस वृत्त की परिधि पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हर जगह समान रहेगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि विभिन्न दूरियों पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो एक तरह से संकेंद्रीय वृत्तों के अनुदिश प्राप्त होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की जैसे यहां है,
अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालेंगे भाई, इस तरह से, क्योंकि धारा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है इस तरह से, तो इस तरह से जाएगी भाई। अब चूंकि 2 डायमेंशनल चित्र है तो इसमें ये होगी। अब इसमें कैसे लगाएंगे भाई एम्पियर्स का नियम, तो देखिए ये कोई चालक था भाई, इसके चारों ओर जो मैंने ये आपको वृत्ताकार घेरा दिखाई दे रहा है, ये क्या है भाई, ये जैसे गाउसियन सरफेस लेते हैं ना गाउस का नियम लगाने के लिए, उसके लिए प्राय हम क्या लेते थे, गोलीय पृष्ठ लेते थे या बेलन लेते थे। तो इसके चारों ओर, चालक के चारों ओर सामान्यतः हम कोई वृत्त लेते हैं। तो देखिए ये क्या कहलाएगा, एम्पियर सरफेस कहलाएगा। या देखिए ध्यान रखें, वहां सरफेस बोलते थे, यहां लाइन इंट्रीगल है, तो यहां क्षेत्रफल नहीं चलेगा, यहां क्या है लाइन इंट्रीगल, यहां एक बिमीय चलेगी, वहां दो बिमीय, ध्यान रखना, क्योंकि गाउस के नियम और इसमें अंतर है भाई। जैसे आप याद कीजिए गाउसियन लॉ क्या कहलाता था भाई, कि क्लोज्ड इंट्रीगल ई डॉट डी ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही था ना भाई। तो यहां देखिए डी ए क्षेत्रफल सदिश है, और यहां क्या है भाई, लंबाई के अनुदिश। तो यहां लंबाई और क्षेत्रफल का बहुत बड़ा अंतर है, तो यहां क्षेत्रफल नहीं कहेंगे हम, तभी तो है यहां हमने गोला नहीं माना, क्यों, गोलाई का तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो यहां हमने वृत्त माना है, वृत्त की लंबाई लेंगे, जो परिधि होती है सामान्यतः उस हिसाब से लेंगे। तो अब देखिए, और यहां एक बात और है कि एप्सिलॉन नॉट नीचे है और यहां म्यू नॉट क्या कहां है, ऊपर। ध्यान रखना म्यू नॉट क्या है, निर्वात या हवा की चुंबकशीलता, और ये क्या थी, निर्वात या हवा की विद्युतशीलता। ये बात तो आपको याद है ही। खैर अब देखिए बात वापस यहां आ जाते हैं इसको लगाने के लिए। तो देखिए ये क्या है भाई, एम्पियर्स पृष्ठ मान लिया मैंने, ये एम्पियर लूप, पृष्ठ की बजाय हम लूप शब्द इस्तेमाल करेंगे, ये एम्पियर लूप है। अब इसके किसी बिंदु, यहां मान लेता हूं, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B है। अब इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी भाई, ये यही तो है, इस तरह से, जैसे ये है भाई चालक है। अब इस पे समझने का प्रयास करना है, क्योंकि बोर्ड पे समझाना थोड़ा सा कठिन है। अब देखना भाई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ है, इधर से, मतलब यहां से लेफ्ट से राइट तरफ जाते हो, इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगर मैं इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानना चाहूं तो इस बिंदु पर मैं क्या खींचूंगा, स्पर्श रेखा, तो इस तरह से ही जाएगी ना भाई, अर्थात इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी, और इसी बिंदु पर मैं क्या लूं, अल्पांश लूं, एक अल्पांश dl। तो देखिए इस बिंदु पर अल्पांश की दिशा भी यही है ना। तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई। अब इस जो लूप लिया है मैंने, क्लोज्ड लूप लिया है, एम्पियर्स लूप लिया है, इससे गुजरने वाली धारा कौन सी है, आई। ये बात आपके समझ में आ गई। अब एक और उदाहरण में लेता हूं जिसमें कई धाराएं हों। मान लीजिए ऐसी स्थिति आ जाए कि भाई एक चालक ये है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही, I1 मान लेता हूं, और एक दूसरा ये चालक है भाई, इसमें आई धारा या I2 जिसको बोलूं वो नीचे की ओर आ रही है, और एक चालक और है, इसमें धारा I3 नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। तो अब कैसे एम्पियर लॉ लगाएंगे, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा भाई कि फिर हमें एम्पियर्स लूप एक बनाना पड़ेगा या मानना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर वही एक वृत्त में मान लेता हूं भाई, वृत्ताकार पृष्ठ इस तरह से भाई, जो इन तीनों चालकों से को परिबद्ध कर रहा है। तो अब देखिए इसमें कैसे लगाएंगे भाई, हम इसमें लगाएंगे क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl, क्योंकि इन तीनों के कारण चुंबकीय जो क्षेत्र है वो इस बिंदु पर सभी जगह समान होगा भाई, और इस बिंदु पर जैसे मैं B लूंगा तो इसकी जो दिशा है वो इसी तरह से फिर टेंजेंशियल के रूप में होगी, और इसी बिंदु पर अगर मैं dl लूंगा उसकी दिशा भी यही होगी। तो देखिए B डॉट dl बराबर म्यू नॉट, अब सिग्मा I के स्थान पर मैं क्या लिखूंगा भाई, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब चूंकि ये सभी धाराएं एक दिशा में नहीं है तो इनका चिन्ह भी, अब चिन्ह कैसे कि हमने B की दिशा क्या ली थी, तो हमने क्या मान के चले देख भाई कि धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैंने इस तरह से ली थी, अर्थात इस तरह से ली थी। और अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैंने एंटी क्लॉकवाइज ली है वृत्तीय रूप में, तो
ये I1 पॉजिटिव होगा, I2 नेगेटिव होगा, I3 फिर पॉजिटिव होगा। तो देखिए I1 माइनस I2 प्लस I3, तो सीधी सी बात है धाराओं पर जो चिन्ह लगता है वो हमारे मानने के आधार पर कि हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या मानी। अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्लॉकवाइज मान लेता तो फिर I1 नेगेटिव होती, I2 पॉजिटिव होती, I3 नेगेटिव होती। बस ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि जो राइट हैंड थंब रूल है वो आपने किस तरह से लगाया है उस आधार पे होगा भाई। देखिए हम एक चीज और जानते हैं कि जो B होता है चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो म्यू नॉट H के बराबर होता है। आप जानते हैं H क्या है, चुंबकन वाहक बल है। तो देखिए B बराबर म्यू नॉट H अगर यहां रखें तो एम्पियर लॉ दूसरे रूप में कैसे लिखा जा सकता है, क्लोज्ड इंटीग्रल म्यू नॉट H डॉट DL बराबर म्यू नॉट सिग्मा I। तो देखिए म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा H डॉट DL बराबर सिग्मा I। तो हम इस रूप में भी एम्पियर्स लॉ को व्यक्त करते हैं भाई। ये क्या है, चुंबकन वाहक बल का रेखीय समाकलन है। तो चुंबकीय वाहक बल का जो रेखीय समाकलन है वो किसके बराबर होता है, सिग्मा I के। अगर आपसे कोई पूछे कि चुंबकन वाहक बल का मात्रक क्या होगा तो वो किसके बराबर होगा भाई, I, अर्थात धारा के तुल्य, और धारा का क्या है, एम्पियर। तो चुंबकन वाहक बल का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। अब देखिए हम एम्पियर लॉ को सिद्ध करेंगे। तो इसके लिए मान लेते हैं कोई एक चालक है भाई KL, जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। अब मैं इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसके लिए एक वृत्ताकार एम्पियर लूप ले रहा हूं भाई। और अब देखिए ये इसकी कोई दूरी हुई, इसको मैं D मान लेता हूं। चलो तो D दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए मैं क्या करता हूं, D त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ लेता हूं जो क्या कहलाएगा भाई, एम्पियर्स लूप, अर्थात क्लोज्ड इंटीग्रल लगाते हैं ना उसमें बंद पथ। तो देखिए इस बंद पथ के मान लीजिए इस बिंदु पर मैं चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना चाहूं तो इस पर मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मान B है। आप जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा क्या होगी, क्योंकि धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है तो इस तरह से होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरह से होगी भाई, एंटी क्लॉकवाइज। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मुझे इस बिंदु पर स्पर्शरेखा खींचनी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगी भाई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, B की दिशा। और इसी बिंदु पर अगर मैं कोई अल्पांश लूं DL तो उसकी दिशा भी क्या होगी, क्योंकि ये जो क्लोज्ड पथ लिया है वो छोटे छोटे अल्पांशों से विभाजित होगा। तो इस पर अगर मैं छोटे छोटे अल्पांश लूं DL1 DL2 DL3 DL4 DL5 इस तरह से लूं, तो कहीं भी अगर मैं अल्पांश लूंगा तो उसकी दिशा भी क्या होगी, टेंजेंशियल होगी, अर्थात इस तरह से होगी। अगर इस बिंदु पर मैं DL लूंगा जिसके कारण ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है तो उसकी दिशा भी होगी, अर्थात DL और B की हर जगह कहीं भी आप लीजिए, इस बिंदु पर लीजिए B की दिशा कहाँ होगी, टेंजेंशियल नीचे की ओर, और DL की दिशा भी कहाँ होगी, नीचे की ओर, अर्थात थीटा B और DL के बीच का रहेगा हमेशा 0। इस बात को आप याद रखेंगे ना। तो आप देखिए इस जगह पर एम्पियर्स लॉ लगाते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र का बंद पथ में, क्योंकि बंद पथ मैंने क्या लिया है, एक सर्कुलर, तो B डॉट DL लगाते हैं भाई। तो देखिए B डॉट DL लगाने के लिए हम जानते हैं भाई क्लोज्ड B DL cos थीटा, जानते हैं ना। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं कि सदिश A का मापांक सदिश B का मापांक और इन दोनों सदिशों के बीच के कोण जो है उसकी कॉस, इस तरह से लिख देते हैं। तो देखिए B का मापांक B, DL का मापांक DL और कॉस थीटा। अब मैंने जैसे मैं अभी आपको बताया था कि B और DL के बीच का कोण हर जगह क्या है, 0, इसलिए मैं क्या लिख दूंगा भाई इसको, क्लोज्ड इंटीग्रल B DL cos 0, और cos 0 का मान हम जानते हैं 1 होता है, इसलिए ये क्या निकल के आ गया भाई, B DL। अब देखो याद कीजिए कौन सी दो बात, कि एक तो इस घेरे पर जो वृत्तीय पथ मैंने लिया है इसके घेरे पर हर जगह, क्योंकि ये निश्चित D दूरी पर है त्रिज्या इसकी, तो इस D दूरी पर हर जगह B का मान समान रहेगा, इसलिए मैं B को बाहर निकाल सकता हूं भाई। तो B बाहर आ जाएगी, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ DL। अब एक चीज और ध्यान रखिए
कि हमने आपको बताया था कि अगर कोई अनंत लंबाई का, याद है ना आपको, अनंत लंबाई का चालक हो, तो जब हमने एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सावर्ट लॉ पढ़े थे तो उसके कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र का मान था d दूरी पर, याद है ना आपको, जैसे इस बिंदु पर P बिंदु पर हमने चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया था, तो वो क्या था भाई, B बराबर क्या था भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I, और इसमें ये D था भाई, और साइन थीटा 1 या फाई 1 कुछ भी कह दीजिए, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, इस तरह से माना था ना भाई। अब देखिए अगर ये अनंत लंबाई का होगा तो फाई 1 और फाई 2 क्या हो जाते हैं, 90 डिग्री के, तो उस कारण क्या आ गया था भाई, बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन 90 प्लस साइन 90 अर्थात 1 प्लस 1, अर्थात ये क्या था भाई, म्यू नॉट 2 आई अपॉन 4 पाई डी, या तो इस रूप में लिख देते या क्या लिख देते, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, ये लिख देते ना। तो देखिए अब यहाँ ये चालक क्या है, परिमित ये अनंत लंबाई का ले रहे हैं हम, चालक मैंने क्या लिया है, बहुत लंबा है, अनंत लंबाई का, तो इसके कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना होगा, म्यू नॉट 2i अपॉन 4 पाई डी लिख दीजिए, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं भाई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, दो से इसको काट भी सकते हैं। तो देखिए b का मान रख दीजिए भाई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी इंटीग्रेशन ऑफ dl। अब देखिए dl ये छोटे छोटे अल्पांशों से निर्मित मानी थी हमने, ये जो वृत्त की परिधि, ये वृत्ताकार चयनित पथ लिया था हमने, एम्पियर्स जो लूप लिया था, इसको मैंने छोटे छोटे अल्पांशों से निर्मित माना था, तो इन सभी अल्पांशों का योग किसके बराबर होगा, इस वृत्तीय पथ की परिधि के, और वृत्तीय पथ की परिधि क्या होती है, 2 पाई r, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ dl वो क्या हो जाएगा, 2 पाई r, और r के स्थान पर त्रिज्या क्या है, d भाई। तो देखिए d से d कैंसिल, ये 2 पाई d से 2 पाई d कैंसिल, बराबर क्या आ गया भाई, म्यू नॉट आई, अर्थात क्या आ गया, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl बराबर म्यू नॉट आई, और यही क्या है भाई, एम्पियर्स सर्किट लॉ, सिद्ध हो गया ना। देखिए हमेशा पथ नियमित नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है कि भाई हम एक नियमित त्रिज्या का वृत्तीय पथ ना बना सकें, तो अब मैं प्रूव करूंगा टेकिंग एनी आर्बिट्री क्लोज्ड पथ। तो देखिए जैसे एक कोई चालक है और उसमें धारा प्रवाहित हो रही है इस तरह से, ये कोई चालक है भाई, और चलिए चालक मान लेता हूं, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, और कोई पथ मान लेता हूं भाई इस तरह से, ये कोई पथ ले लिया भाई। अब देखिए एम्पियर्स लॉ प्रूव करने के लिए मैं क्या मान लेता हूं, ये जो मैंने आर्बिट्रेरी पथ लिया है, ये जो क्लोज पथ लिया है, इसको छोटे छोटे अल्पांशों से निर्मित मान सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या मान लेता हूं, यहां एक पृष्ठ पर एक बिंदु P मान लेता हूं भाई, ठीक है। इसी तरह यहां बिंदु में कोई Q ले लेता हूं, यहां R, यहाँ S, और इस तरह से T, और अनेकों बिंदु लिए जा सकते हैं। और इन बिंदुओं से जैसे देखिए, अब आप कहेंगे कि PQ क्यों लिया है, देखो PQ इस पथ पर एक अल्पांश लिया है। अब आप कहेंगे साहब ये अल्पांश ये तो बहुत दूर है, भाई समझाने की दृष्टि से लिया है, नहीं तो ये PQ बहुत बहुत मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल, अर्थात बिल्कुल टेंस टू 0, अर्थात बहुत छोटा अल्पांश है। अब जैसे इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इस बिंदु से अगर मैं निकालूं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस बिंदु से P बिंदु पर और Q बिंदु पर मैंने कोण बनाया, तो ये कोण मैंने मान लिया d(θ1)। इसी तरह भाई R बिंदु, ये कोण मान लिया मैंने d(θ2)। इसी तरह S बिंदु के साथ d(θ3), और इसी तरह ये d(θ4), अर्थात जो मैंने ये लिए है ना PQ, इसकी जो लंबाई है, जो चाप है या कहें अल्पांश लिया है वो dl1। इसी तरह QR को मैं dl2 से व्यक्त करूं, और Q से R तक की लंबाई को इस तरह से, ऐसे ही R से S तक की जो लंबाई है अल्पांश है उसको मैं dl3 से, S से T, ये dl4। तो मैंने क्या किया, इस पथ को छोटे छोटे अल्पांशों में
विभक्त कर लिया। अब इनके संगत जो चुंबकीय क्षेत्र है वो B1, B2, B3, B4 इस तरह से होंगे। ठीक है, तो मैंने क्या लिया भाई कि कोई एक चालक है, इसके चारों ओर मैंने एक आर्बिट्रेरी क्लोज पथ लिया है जिसको छोटे छोटे अल्पांशों से dl1, dl2, dl3, dl4 डॉट 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 इससे निर्मित मान लिया है, और इनकी जो लंबाई है वो PQ, QR, QS इस तरह से मैंने मान लिया, और इनके द्वारा जो अल्पांश है भाई ये PQ अर्थात dl1 के द्वारा इस बिंदु पर, जैसे ये बिंदु O है, कोण d(θ1) इस तरह से मैंने क्रमिक रूप से मान लिए, और इनकी जो संगत त्रिज्याएं वो मैंने R1, R2, R3 ले लिए। तो हम जानते हैं भाई, आपने कक्षा 9th में पढ़ा था कि कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो मैं देखो कैसे लिख सकता हूं, d(θ1) को कैसे लिख सकता हूं भाई, d(θ1) कैन बी रिटन एज कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो देखिए चाप क्या है, PQ, और त्रिज्या में इसके संगत R1 मान लेता हूं, या सीधे सीधे कहूं मैं dl1 बटे R1। इसी तरह भाई d(θ2) कैन बी रिटन एज, कैसे लिखा जा सकता है भाई, चाप QR बटे चाप बटे त्रिज्या में इसके संगत। देखिए यहां त्रिज्या कुछ अलग हो सकती है, इसके लिए त्रिज्या अलग हो सकती है, क्योंकि ये नियमित त्रिज्या का कोई वृत्तीय पथ नहीं है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, dl2 अपॉन R2। सिमिलरली d(θ3) बराबर लिखा जा सकता है dl3 बटे R3, और d(θ4) dl4 बटे R4 डॉट 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 ऐसे हम लिख सकते हैं। अब देखिए एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए जो पहली लाइन याद करो, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कैसे निकालते हैं भाई, चुंबकीय क्षेत्र में कोई पथ लेते हैं, पथ को छोटे छोटे अल्पांशों में विभक्त करते हैं, उन अल्पांशों के संगत जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है उन सब के साथ उनका क्या लगाते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, अर्थात क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl। जो एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए वो किस तरह से होगा भाई, B1 डॉट dl1 प्लस इन सबको जोड़ेंगे इसी तरह B2 dl2। अब याद आ गया ना आपको, B3 डॉट dl3 प्लस डॉट 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 ऐसे B4 प्लस dl4 करते हम चले जाएंगे। अब देखिए B1 का मान क्या है भाई, हम जानते हैं कि किसी चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, μ0/2 पाई d, μ0I/2 पाई d। तो d के रूप में त्रिज्या मैं क्या लिख सकता हूं, R1। ठीक है, μ0I/2 पाई R1। इसी तरह B2 का मान क्या होगा भाई, μ0I/2 पाई R2। ठीक है, इसी तरह B3 विल बी इक्वल टू μ0I/2 पाई R3 सो ऑन। इस तरह से हम लिखते जाएंगे, B4 का मान भी लिख सकते। अब देखिए इन मानों को मैं यहां रख देता हूं, तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl बराबर होगा, B1 का मान देखिए μ0I/2 पाई R1 डॉट dl1। ठीक है भाई, इसी तरह प्लस μ0I/2 पाई R2 डॉट dl2 प्लस इसी तरह μ0I/2 पाई R3 डॉट dl3 प्लस डॉट 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 ऐसे चला जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, μ0I/2 पाई कॉमन दिख रहा है ना। अब देखिए यहां से देखिए dl1 अपॉन R1 प्लस dl2 अपॉन R2 प्लस dl3 अपॉन R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखिए dl1 अपॉन, अब आप जो कहेंगे सर यहां सदिश का चिन्ह लगा हुआ है यहां, अरे एक ही बात है भाई, ये सदिश राशि है जो अल्पांश है। ठीक है, क्योंकि धारा के कारण सदिश है ये, वैसे नहीं है। तो अब देखिए, तो ये मापांक के रूप में ही मान सकते हैं इसको। तो dl1 बटे R1 के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं भाई, तो देखिए dθ1। इसी तरह dl2 अपॉन R2, तो dl2 अपॉन R2 बराबर dθ2, और dl3 अपॉन R3, तो
तो देखिए dl3/r3 बराबर डी थीटा 3। तो देखिए म्यू 0I/2 तो देखिए ये डी थीटा 1 प्लस डी थीटा 2 प्लस डी थीटा 3 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए आगे इसको लिख देता हूं मैं यहीं म्यू 0I/2। अब एक बात सोचिए आप, मतलब डी थीटा 1 डी थीटा 2 डी थीटा 3 डी थीटा 4 ऐसे ही करते करते और मैं यहां से चला और यहां ही वापस आ जाऊं तो इन समस्त कोणों का योग, ये जो छोटे छोटे कोण बन रहे हैं छोटे छोटे अल्पांशों के कारण जो कोण बन रहे हैं इन सबका योग क्या होगा 360 अर्थात 2 पाई। तो देखिए इस पूरी लाइन की जगह इस समस्त छोटे छोटे कोणों के योग के बराबर में क्या लिख सकता हूं, समस्त कोणों का योग वृत्त के केंद्र पर या किसी एक बिंदु पर बने समस्त कोणों का योग कितना होता है 360। तो 2 पाई इज कैंसिल विद 2 पाई बराबर क्या आ गया म्यू 0I। और यही क्या है एम्पियर्स लॉ है भाई। हम कहां से चले थे B.dl बराबर म्यू 0I, ठीक है। और यही हमारा क्या है एम्पियर्स लॉ है भाई।